गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है प्री पैक्स। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक ऑर्डिनेंस के थ्रू प्री पैक्स की मंजूरी दे दी है सो दैट जो हमारी एमएसएमई सेक्टर है उसमें जो 1 करोड़ रुपए तक का अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है किसी कंपनी में तो उनमें इंसॉल्वेंसी का रेजोल्यूशन मिल सके। तो ये प्री पैक्स होते क्या हैं? प्री पैक्स क्या होता है बेसिकली? रेजोल्यूशन ऑफ डेट करना होता है इसमें, मतलब कि जो आपका जो डेट चल रहा है उसका कैसे आप उस डिस्ट्रेस्ड कंपनी का कैसे आप रेजोल्यूशन करोगे। जैसे वैसे तो अगर आपको रेजोल्यूशन करना हो तो पूरा एक तरह से कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी के पे जाना पड़ता है। इसमें क्या होता है कि जो आपके क्रेडिटर्स हैं, जो आप जिनको आपने पैसा देना है, और जो आपके इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में एक एग्रीमेंट कर लेते हैं और उसका अप्रूवल ले लेते हैं फिर नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल से, और बेसिकली उसके बेसिस पे जल्दी से जल्दी जो है आपका जो इंसॉल्वेंसी की प्रोसीडिंग्स हैं उनको जो है वो कंप्लीट किया जाता है। अब ये ऐसा एग्रीमेंट होता है क्योंकि इसमें ये सिर्फ इन्वेस्टर्स और क्रेडिटर्स के बीच में जो ये एग्रीमेंट हो रहा है और सिर्फ अप्रूवल ले रहे हैं गवर्नमेंट का इसमें, तो इसमें जल्दी ये बहुत जल्दी कर लिया जाता है। इससे क्या होता है कि टाइम भी सेव होता है और जो है कॉस्टली लिटिगेशन में भी नहीं पड़ना पड़ता है। तो ये यूके और यूरोप में बहुत फेमस है ये प्री पैक्स, और आई थिंक जुलाई अगस्त के आसपास की बात है, तब गवर्नमेंट ने ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने कहा था कि हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं, और उन्होंने एक कमेटी बनाई थी और उन्होंने रिकमेंडेशन दी है कमेटी ने कि दीज प्री पैक्स विल बी बेनिफिशियल फॉर एमएसएमई सेक्टर। तो गवर्नमेंट ने ऑर्डिनेंस के थ्रू जो है जो हमारा इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है उसके अंदर एक जो प्रोविज़न डाला है और कहा है कि प्री पैक्स के थ्रू जो है एमएसएमई सेक्टर में 1 करोड़ रुपए तक की अगर कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है किसी कंपनी में तो उसका इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन जो है प्री पैक्स के अंदर के थ्रू कर लिया जाए। अब प्री पैक्स जो है वो एक तो टाइम जल्दी हो जाता है, उसमें रेजोल्यूशन जल्दी मिल जाता है, और जो हमारा कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसीजर है, जो हमारा नॉर्मल प्रोसीजर चलता है जो इंसॉल्वेंसी का, वो बहुत लंबा चला जाता है। उसमें क्या होता है कि बहुत कॉस्टली लिटिगेशन भी होती है कि इतना बड़ा प्रोसीजर होता है, कोई ना कोई केस डाल देता है, बड़ा लंबा केस चलता रहता है। तो इस सब से छुटकारा पाने के लिए प्री पैक्स का सहारा लिया जा रहा है। अब इसमें कंडीशन रखी है कि मिनिमम 66% जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स हैं और जो कि डेटर, जो कि मतलब जो कंपनी है, समझ लो कि एक कंपनी का नाम है ABC लिमिटेड, तो उसके जो प्रोमोटर्स होंगे या डायरेक्टर्स होंगे उनसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए वो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। मतलब उनके ये नहीं होने चाहिए कि चाचा भतीजे जो उनको है, जो उनको पैसे जो देने हैं उन कंपनी ने जो जिनसे लोन लिए हुए हैं या उनको उनसे के साथ जो बिज़नेस किया है तो उनको क्रेडिटर्स को पैसे देने हैं जो वो उनसे रिलेटेड नहीं होने चाहिए। जो बाकी के जो अनरिलेटेड क्रेडिटर्स हैं अगर उनमें 66% मिनिमम जो है वो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स कहते हैं कि येस वी आर रेडी फॉर अ प्री पैक एग्रीमेंट विद योर इन्वेस्टर्स, तभी जो है प्री पैक एग्रीमेंट जो है उसको आगे मंजूरी मिल सकती है। अब जो है एनसीएलटीज़ को भी कहा है इन्होंने, जो हमारी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है, इस ऑर्डिनेंस के थ्रू उन्होंने एनसीएलटीज़ को भी कहा है कि आप कॉरपोरेट इंसॉल्वेंसी एंड रेजोल्यूशन प्रोसीजर इनिशिएट करने से पहले आपको जो है प्री पैक एग्रीमेंट्स के बारे में जो है या तो एक्सेप्ट करना है या फिर रिजेक्ट करना है एक एप्लीकेशन को। मतलब डायरेक्टली आप सीधा ही CIRP को की तरफ नहीं मूव कर सकते, आपको पहले ये एक्सप्लोर करना है कि क्या इसमें प्री पैक एग्रीमेंट हो सकता है। मतलब अगर कोई कंपनी जो कि समझ लो एक MSME जो जिसके डिफ़ॉल्ट्स 1 करोड़ से नीचे हैं, अगर वो NCLT को अप्रूव के पास जो है अप्रोच करती है कि वो इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग करवाना चाहती है, तो उससे पहले उनको एक बार कहना पड़ेगा कि आप प्री पैक एग्रीमेंट को एक्सप्लोर कर रहे हो क्योंकि उसमें टाइम कम लगता है। तो अब इसकी नीड क्या है? क्योंकि हमने देखा कि दिसंबर 2020 तक जो है ऑलमोस्ट 86% ऐसे केसेस थे इंसॉल्वेंसी के जो कि 270 दिनों की जो थ्रेश होल्ड है जो IBC में हमारे उसको क्रॉस कर चुके हैं ऑलरेडी। तो गवर्नमेंट ने सोचा कि ये बहुत ज़्यादा टाइम जा रहा है इसमें, और जो है हमारे IBC जो है वो एक तरह से ऑलमोस्ट फेल हो जाएगा अगर ये छोटे छोटे हम इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के ऊपर ही ध्यान देते रहे। तो गवर्नमेंट ने इसलिए प्री पैक एग्रीमेंट्स को मंजूरी दे दी है। अब प्री पैक एग्रीमेंट जो है वो मैक्सिमम 120 दिन तक के अंदर जो है वो पूरा हो जाता है, और 90 दिन के अंदर अंदर जो है जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको वो अपना रेजोल्यूशन प्लान जो है वो NCLT में सबमिट कर देते हैं।
बेनिफिट्स क्या होते हैं प्री पैक के? बेनिफिट्स ये होते हैं कि जो मैनेजमेंट जो अभी जैसा मैंने एग्जांपल लिया था एबीसी लिमिटेड का, तो अगर उनके जो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और जो उनके इन्वेस्टर्स हैं वो आपस में डील कर लेते हैं कि हाँ हम कैसे जो है कंपनी का रेजोल्यूशन करेंगे, इंसॉल्वेंसी के प्रोसीडिंग्स कैसे करेंगे, तो जो इनकम जो मैनेजमेंट उस टाइम पर है, जो एबीसी लिमिटेड की जो मैनेजमेंट उस टाइम पर एग्जिस्ट करती होगी वही मैनेजमेंट रहेगी, उसमें मैनेजमेंट को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। रादर देन सीआईआरपी में क्या होता है कि कई बार क्या होता है कि जो है जो बैंक्स होते हैं वो अगर कुछ असेट्स बेच देते हैं या कुछ स्टेक बेच देते हैं तो मैनेजमेंट जो है वो भी चेंज हो जाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है मैनेजमेंट कंट्रोल वही रहेगा, तो उससे क्या होता है कंपनी को कॉन्टिन्यूटी मिल जाती है, पॉलिसीज़ जो हैं वो स्ट्रीमलाइन रहती हैं। तो मैनेजमेंट कंट्रोल होने की वजह से जो है एक तरह से बिजनेस में डिसरप्शन भी नहीं आता, और जो हाई क्वालिटी ह्यूमन रिसोर्स है और जो है असेट की वैल्यू है वो मेंटेन रहती है। ड्रॉबैक्स क्या है कि जो ये एग्रीमेंट होता है फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स के बीच में ये बहुत प्राइवेटली होता है, तो इसलिए क्या होता है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं रहती। तो फाइनेंशियल क्रेडिटर्स ने इन्वेस्टर्स ने आपस में मिलकर एक रूम में बैठ के एग्रीमेंट कर लिया है, तो उससे लोगों को पता कैसे चलेगा, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं कंपनी में, चाहे वो एमएसएमई ही हो ऑफकोर्स, लेकिन उसमें बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो इससे ट्रांसपेरेंसी कम हो जाती है। अब जो होता है कि बाकी के जो क्रेडिटर्स हैं, ऑफ कोर्स ये जो सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ने तो डील कर ली इंसॉल्वेंसी इन्वेस्टर्स के साथ, लेकिन जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स हैं वो इशू उठा सकते हैं कि हमारे साथ फेयर ट्रीटमेंट क्यों नहीं की गई, जबकि हम भी तो क्रेडिटर्स हैं। ऑपरेशनल क्रेडिटर्स कौन से होते हैं? जो डे टू डे के जो क्रेडिटर्स होते हैं, जिनसे पैसा लिया होता है कंपनी ने और जिनको पैसा देना होता है कंपनी ने। तो और इसके अंदर है कि एक और ड्रॉबैक है कि एनसीएलटी जो है वो तभी कोई एक्शन ले सकता है कि जो, और वो एनसीएलटी सिर्फ उसी चीज़ पर कोई जो है एक्शन ले सकता है जो प्लान सबमिट किया है क्रेडिटर्स और इन्वेस्टर्स ने एग्रीमेंट बना के, ठीक है। क्रेडिटर्स ने और जो इन्वेस्टर्स हैं उन्होंने आपस में एक एग्रीमेंट किया और वो एनसीएलटी को उन्होंने सबमिट कर दिया, ठीक है। एनसीएलटी के पास उससे ज़्यादा डेटा कुछ नहीं है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स के ऊपर जो है कोई भी एक्शन लेने के लिए या फिर कोई भी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए। तो एनसीएलटी को उनके एग्रीमेंट को ही सिर्फ जो है वो अप्रूव करना है या फिर रिजेक्ट करना है। तो उनके पास डेटा भी कम है, ट्रांसपेरेंसी भी इसमें कम है, और बाकी के स्टेक होल्डर्स जो हैं, जो ऑपरेशनल क्रेडिटर्स जैसे, वो भी कह सकते हैं कि फेयर ट्रीटमेंट इसमें नहीं की जा रही है, ठीक है। तो ये इसके ड्रॉबैक्स हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट। तो एक जो है नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसके ऊपर कुछ आजकल इश्यूज चल रहे हैं, एक तरह से ये न्यूज़ में चल रहा है, बिकॉज डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की जो है पावर के ऊपर जो है वो यूपी गवर्नमेंट में खासकर जो है एक तरह से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो इसको मॉनिटर कर रहे हैं कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं वो क्या बहुत ज़्यादा अपनी पावर को वील्ड कर रहे हैं, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है उसको कैसे लगाया जा रहा है। कुछ जो है ऐसे एडवाइजरी बोर्ड्स जो है एम्पैनल किए थे हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने, उनकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही हैं और देखा जा रहा है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जो है वो बहुत आर्बिट्रेरी भी लग रहा है लोगों के ऊपर। तो इसलिए ये न्यूज़ में है, तो इसको डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है क्या? ये सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को एम्पावर करता है किसी पर्सन को डिटेन करने के लिए। बेसिकली ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है और ये डिविजनल कमिश्नर या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होता है वो इशू करता है। पुलिस जो है वो इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर डिटेंशन नहीं करती है, ठीक है। तो ये डीएम जो हमारा डीसी होता है वो ये जो है ऑर्डर्स इशू करता है इस नेशनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर। अब ये इसलिए डिटेन किया जाता है किसी पर्सन को एनएसए के अंदर, सो दैट टू प्रिवेंट हिम फ्रॉम डिसरप्टिंग पब्लिक ऑर्डर और मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज। अगर को लगता है कि एक पर्सन जो है पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट कर सकता है या फिर जो एसेंशियल सप्लाईज हैं या सर्विसेज हैं उसको डिसरप्ट कर सकता है, तो उस पर्सन को नेशनल सिक्योरिटी के कंटेक्स्ट में उस पर्सन को डिटेन कर लिया जाता है। एक पर्सन को इस एक्ट के अंदर मैक्सिमम 12 मंथ्स तक के लिए डिटेन कर सकते हैं, और इस अगर गवर्नमेंट को ऐसा लगता है कोई फ्रेश एविडेंस मिलता है तो ये जो टर्म लिमिट है इसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है, बट ऑफ कोर्स एक टाइम पर 12 मंथ्स की लिमिट है इसके अंदर। अब होता क्या है, जब एनएसए इम्पोज कर दिया जाता है तो इन जनरली अगर एक पर्सन को अरेस्ट किया जाता है तो उसको कुछ सर्टेन बेसिक राइट्स जो हैं वो उसके लिए गारंटेड अवेलेबल होते हैं। जैसे आर्टिकल 22 आपको पता है कि प्रिवेंशन अगेंस्ट आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड ऑल दैट, आपको पता ही है, उसके बारे में आपने पढ़ा ही है। वैसे ही हमारा सेक्शन 50 जो है सीआरपीसी का,
कि उसको पर्सन जिसको अरेस्ट कर रहे हो उसको बताना पड़ेगा आपको क्यों अरेस्ट किया जा रहा है, और उसको राइट टू बेल भी होना चाहिए। फिर 56 और 76 जो सीआरपीसी का है उस वो कहता है कि 24 घंटे के अंदर अंदर जो है उसको कोर्ट के सामने जो है वो प्रोड्यूस करना है। फिर हमारा ऑफ कोर्स आर्टिकल 22 तो कहता ही है कि एक पर्सन को जो है लीगल प्रैक्टिशनर भी जो है, एक लॉयर की भी जो है को कंसल्ट करने का राइट होना चाहिए। लेकिन ये कोई भी राइट जो है वो उस पर्सन को अवेलेबल नहीं होता जिसको एनएसए के अंदर डिटेन किया होता है। ऑलमोस्ट 5 दिन तक जो है उस पर्सन को कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपको क्यों डिटेन किया गया, और इन एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस इसको 10 दिन तक भी जो है वो एक्सटेंड किया जा सकता है। 10 दिन तक जिस पर्सन को डिटेन किया उसको ये भी बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि बताना पड़ेगा कि आपको डिटेन क्यों किया गया है। लेकिन एक सेफ गार्ड इसमें दिया गया है कि आर्टिकल 22(5) के अंदर जो है जो भी पर्सन को डिटेन किया गया है वो अपने आप की रिप्रेजेंटेशन दे सकता है एक इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड के सामने। ठीक है, अब ये इंडिपेंडेंट एडवाइजरी बोर्ड जो है ये जो है कॉन्स्टिट्यूट किए जाते हैं उन केसेस को, जैसे कि एनएसए के अंदर जो केसेस होते हैं उनको देखने के लिए कि क्या ये डिटेंशन जो है वो लॉफुल है, और क्या ये डिटेंशन जो है वो सही तरीके से की है या सही पर्सन की सच में की है, या फिर ये आर्बिट्ररी है। तो उस एडवाइजरी बोर्ड के सामने जो रिप्रेजेंटेशन देनी है वो पर्सन खुद दे सकता है, इफेक्टिव रिप्रेजेंटेशन इस एडवाइजरी बोर्ड के सामने। अब ये देखो वो खुद दे सकता है इसके अंदर जो है वो रिप्रेजेंटेशन, इसमें भी उसको लीगल प्रैक्टिशनर जो करने का राइट नहीं होता है। ठीक है, तो ये एनएसए जो है वो बहुत ही ड्रैकोनियन लॉ है एक तरह से। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, अब जो ये हमारे एडवाइजरी बोर्ड्स हैं यही जो है ये यूपी गवर्नमेंट में जो है ये जब एडवाइजरी बोर्ड जो है ये देख रहे हैं कुछ केसेस को, एनएसए में कुछ केसेस, बहुत सारे ऐसे केसेस मिलेंगे जिसमें जो है जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने आर्बिट्ररी तरीके से उसमें डिटेंशन की हुई थी, इसीलिए ये पूरा टॉपिक न्यूज़ में है। अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स की इसमें बहुत ज़्यादा आर्बिट्ररी पावर्स हैं, बहुत पावरफुल है ये एक्ट इन टर्म्स ऑफ गिविंग पावर्स टू डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स। अब देखो एक पर्सन अगर एक पुलिस कस्टडी में भी है उसके ऊपर भी जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो है वो एनएसए लगा सकता है। अगर एक पर्सन को ट्रायल कोर्ट ने बेल दे दिया है तब भी उसको दोबारा से इमीडिएटली डिटेन किया जा सकता है अंडर एनएसए। अगर एक कोर्ट ने उसको एक्विट भी कर दिया है किसी केस में तो भी उस पर्सन को डिटेन किया जा सकता है अंडर एनएसए। तो ये बहुत ही ड्रैकोनियन है, इसमें रीज़न भी नहीं बताना पड़ेगा, और मिनिमम जो है वो ऑलमोस्ट 5 दिन के लिए तो आपको रीज़न भी बताने की ज़रूरत नहीं है और आप किसी को भी डिटेन कर सकते हो। इस एक्ट के अंदर एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बेसिकली डिटेन कर सकता है। और अगर उसने आर्बिट्ररी डिटेंशन भी की है उस पर्सन ने, बेसिकली डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, तो कोई लीगल प्रोसीडिंग्स या उसको प्रोसिक्यूशन नहीं कर सकते अगेंस्ट दैट ऑफिशियल हु कैरिड आउट द ऑर्डर्स फॉर द डिटेंशन ऑफ अ पर्सन अंडर एनएसए। ठीक है, तो ये देख लो आप कितनी ज़्यादा पावर्स हैं एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास इन टर्म्स ऑफ इन्वोकिंग एनएसए अंडर अगेंस्ट अ पर्सन। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन टिल 2036। तो प्रेसिडेंट जो रशियन प्रेसिडेंट है उन्होंने एक लेजिस्लेशन को साइन किया है, और उससे क्या होगा कि वो ईयर 2036 जो है तब तक वो प्रेसिडेंट रह सकते हैं, व्हेन ही विल बी 83 ईयर्स ओल्ड। अब वो कब से पावर में है रशिया में? ऑलमोस्ट सिंस 1999 वो कभी प्राइम मिनिस्टर और कभी प्रेसिडेंट बन के जो है वो वहाँ पर पावर में रहे हैं। अभी रिसेंटली मार्च 2018 में रशियन इलेक्शन में वो 6 ईयर्स टर्म के लिए दोबारा से इलेक्ट हुए हैं, और वो 2024 तक तो अभी ऑलरेडी प्रेसिडेंट हैं ही हैं। फिर उन्होंने भी रिसेंटली एक जो है रेफरेंडम कंडक्ट कराया था और पूछा था लोगों से कि क्या हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके जो ये टू टर्म लिमिट है प्रेसिडेंटशिप जो प्रेसिडेंट के ऊपर, उसको रिमूव कर देना चाहिए या उसको चेंज करना चाहिए। तो 78% लोगों ने हाँ कहा था कि यस दिस लिमिट शुड बी रिवाइज्ड, और जो है प्रेसिडेंट जो पुतिन है उनको फिर ये लोगों ने अप्रूवल दिया कि यस यू कैन बी प्रेसिडेंट फॉर एक तरह से 2036, तो ऑलमोस्ट फॉर लाइफ आप प्रेसिडेंट रह सकते हैं। तो जो प्रेसिडेंट पुतिन है वो लॉन्गेस्ट टाइम तक के लिए अपने जो है वो प्रेसिडेंट रहे हैं सिंस ऑफ कोर्स जोसेफ स्टालिन, जो कि सोवियत अथॉरिटेरियन लीडर थे, और वो जो है सेक्रेटरी जनरल भी थे कम्युनिस्ट पार्टी के, और जो सोवियत यूनियन है उसके वो प्रीमियर भी रह चुके हैं। तो उनके बाद सबसे ज़्यादा टाइम तक जो अगर कोई पावर में रहने वाले हैं तो वो हैं व्लादिमीर पुतिन जी। ठीक है, अब ये जो है
हाउ लॉन्ग वॉज अ प्रेजिडेंशियल टर्म इन रशिया बिफोर दिस लेजिस्लेशन, कि कितने इस लेजिस्लेशन से पहले कितने टाइम तक एक रशियन एक प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पर रह सकते थे। तो मैक्सिमम 2 जो है वो जो टर्म लिमिट्स जो थी वो 2 थी, कि मतलब 2 बार से ज़्यादा एक पर्सन जो है वो इन सक्सेशन। ऑफ कोर्स अब होता क्या था कि प्रेसिडेंट पुतिन जैसे एक बार प्रेसिडेंट बन गए, फिर उसके बाद दोबारा बन गए, तो वो तीसरी टर्म तो नहीं बन सकते थे, एक टर्म लिमिट थी, तो वो तीसरी टाइम पे क्या होता था, प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। ठीक है, फिर वो दोबारा से उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद दोबारा 2 बार के लिए प्रेसिडेंट बन जाते थे, फिर वो एक बार और जैसे प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे। लेकिन अब उन्होंने ये एक तरह से ये ड्रामा होता था, इसको भी अब उन्होंने बंद करके उन्होंने सोचा कि अब मेरे को ये भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली ही प्रेसिडेंट बना रहूँ। तो इसके लिए ये लेजिस्लेशन लेके आए हैं। जैसा मैंने आपको बोला कि रेफरेंडम किया गया था, ऑलमोस्ट 78% ऑफ वोट्स जो है वो प्रेसिडेंट पुतिन के फेवर में थी कि येस दिस टर्म लिमिट शुड बी रिमूव्ड। फिर जो है उन्होंने जनवरी 2020 में ये चेंज लाने के लिए कहा था। फिर मार्च 2020 में उन्होंने अपनी स्पीच में बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने कहा था कि जब तक कंट्री जो है हमारी जो मतलब रशिया जो है वो पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हो जाता, तब तक हमको स्टेबिलिटी लाने की ज़रूरत है और लीडरशिप स्टेबल चाहिए हमें, इसलिए हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन में ये चेंजेस चाहते हैं। फिर उन्होंने एग्जांपल दिया कि यूएस प्रेसिडेंट जो फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, वो ही वाज द ओनली प्रेसिडेंट इन यूएस जिन्होंने 4 टर्म्स जो है इन सक्सेशन जो है वो वहाँ पर सर्व किया है। तो 1932 में भी वही प्रेसिडेंट थे, 36, 40 और 44, तो ऑलमोस्ट 4 बार लगातार वो प्रेसिडेंट रह चुके हैं। तो अब आप सोच रहे होंगे कि यूएस में भी तो 2 टर्म्स की लिमिट है। ऑफ कोर्स वो लिमिट अब है, बट उस टाइम पर वो लिमिट नहीं थी। उन्हीं के बाद प्रेसिडेंट रूजवेल्ट के 4 टर्म प्रेसिडेंसी के बाद ही 22nd अमेंडमेंट यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन में की गई और 1951 में उसको एक तरह से रेटिफाई किया गया। उसके बाद से ही प्रेसिडेंशियल टर्म फॉर 2 जो है 2 ईयर जो 2 लिमिट जो 2 टर्म की लिमिट आई है यूएस प्रेसिडेंट के ऊपर, वो इसी अमेंडमेंट के बाद आई है। फिर पुतिन ने कहा कि जो रूजवेल्ट हैं, क्योंकि वो बहुत ही ऐसे टाइम पर प्रेसिडेंट थे जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से गुजर रहा था यूएस, जैसे कि ग्रेट डिप्रेशन, वर्ल्ड वॉर 2, तो इसीलिए जो है रूजवेल्ट का उस टाइम पर 4 बार इलेक्ट होना वॉज जस्टिफाइड। और सिमिलरली रशिया जो है वो भी बहुत डिफ़िकल्टीज़ और शॉक से गुजर रहा है, इसीलिए स्टेबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, इसलिए हमारे को भी ये जो 2 टर्म्स की लिमिट है इसको हटाना पड़ेगा। अब उन्होंने हटाई कैसे है ये लिमिट? बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि जितनी पुरानी उनकी प्रीवियस टर्म्स जो सर्व की हैं प्रेसिडेंट पुतिन ने, उनको उन्होंने एक तरह से वॉश आउट कर दिया है कि जो वो 2024 से वो एक तरह से न्यू एक प्रेसिडेंट बनकर आएंगे, कि मतलब 2024 में वो सिलेक्ट होंगे, फिर वो 2030 तक रहेंगे, फिर 2030 में वो एक बार और सिलेक्ट हो सकते हैं और वो 2036 तक रहेंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया है कि ऐसा नहीं किया कि वो प्रेसिडेंट फॉर लाइफ उन्होंने कुछ अपने आप को डिक्लेयर कर दिया। उन्होंने बस ये अमेंडमेंट किया कि जो उनकी जितनी अभी तक की जो लिमिट्स हैं, मतलब ये एक तरह से कंसिडर किया जाएगा कि वो आज तक कभी प्रेसिडेंट थे ही नहीं। ठीक है, अब क्रिटिक्स क्या कह रहे हैं इस मूव के बारे में? वो कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल कू है ये एक तरह से, कि कॉन्स्टिट्यूशनल का यूज़ करके आपने पावर को ग्रैब किया हुआ है और आप उसको छोड़ना नहीं चाहते हो और अपने आप को प्रेसिडेंट फॉर लाइफ चाहते हो आप बने रहना। ठीक है, फिर वो कह रहे हैं कि ये जो रेफरेंडम कराया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, ये सिर्फ एक पीआर कैंपेन था, लोगों को ये दिखाने के लिए कि हमने तो आपसे ही पूछ के जो चेंजेस किए हैं ये आपसे ही पूछ के किए हैं। ठीक है, तो ये क्रिटिक्स कह रहे हैं कि दिस इज़ जस्ट अ फार्स, ये सिर्फ एक फॉल्स जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेफरेंडम था लोगों से पूछने का, और असल मोटिव ये था कि प्रेसिडेंट जो है वो पुतिन वो है वो फुल लाइफ के लिए अपने प्रेसिडेंट बने रह सकें थ्रू द यूज़ ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है E9 इनिशिएटिव। तो हमारे मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर एजुकेशन जो है उन्होंने E9 जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ एक कंसल्टेटिव मीटिंग करी है। किस टॉपिक पर करी है वो? ऑफ कोर्स SDG 4, हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसमें जो 4th गोल है वो हमारे एजुकेशन के ऊपर है। तो एजुकेशन के ऊपर डिजिटल लर्निंग के ऊपर की प्रोग्रेस को स्केल अप करने के लिए ये मीटिंग की गई है। और इसमें मीटिंग में कहा गया कि डिजिटल लर्निंग और स्किल्स और मार्जिनलाइज चिल्ड्रन और यूथ को कैसे हम डिजिटली हम जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं, खासकर गर्ल्स को। ठीक है, तो ये E9 इनिशिएटिव है क्या? इनिशिएटिव जो है ये चाहता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है
4 जो कि एजुकेशन से रिलेटेड है, इंक्लूसिव एजुकेशन और एजुकेशन को बढ़ाना, ये सब जो है वो हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 4 है। उसके तहत इस इनिशिएटिव में जो है एजेंडा है इन कंट्रीज़ का, E9 कंट्रीज़ का एजेंडा है कि वो अपने टीचर्स को सपोर्ट कैसे कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपनी स्किल्स में कैसे बढ़ा सकते हैं, और डिजिटल डिवाइड जो है स्टूडेंट्स के बीच में या फिर जो एजुकेशन के में जो डिजिटल डिवाइड है उसको कैसे ब्रिज कर सकते हैं। अब E9 कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं? बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया, मैक्सिको, नाइजीरिया एंड पाकिस्तान। 1993 में फर्स्ट टाइम ये एस्टेब्लिश किया गया था ये E9 इनिशिएटिव, और तब ये कहा गया था कि हम ग्लोबल एजुकेशन एजेंडा को शेप करना चाहते हैं और हम पॉजिटिव एक्शंस चाहते हैं इस डायरेक्शन में, सो दैट ग्लोबल एजुकेशन जो है वो एजेंडा जो है वो अच्छी तरह से सक्सेसफुल हो सके। ठीक है, तो अब ये E9 पार्टनरशिप इज क्रिटिकल टू रियलाइज द SDG 4 एजुकेशन एजेंडा ऑफ 2030। ठीक है, तो ये E9 इनिशिएटिव हमारा एजुकेशन से रिलेटेड है। अब याद रखो 1993 में इसको सबसे पहली बार इसको एस्टैब्लिश किया गया था। इसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं? बांग्लादेश, ब्राज़ील, चाइना, इजिप्ट, इंडिया, इंडोनेशिया एंड ऑल दैट। पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में है, तो इट्स अ बिग थिंग। जनरली ऐसा होता नहीं है, तो ये याद रखना आप कि इंडिया, चाइना और पाकिस्तान तीनों ही इस ग्रुप के अंदर है, बांग्लादेश भी इसके अंदर है। तो ये हमारे लिए शायद इस बार प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट हो सकता है। ठीक है, सो दीज वर आर टॉपिक्स फॉर टुडे। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।